15 जुलाई 1999, इस दिन को आज आप कैसे याद करते हो? जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो डॉक्टर साहिबान जो थे उन्होंने सर्जन जो थे उन्होंने सोचा कि कार्डियक अरेस्ट भी हुआ रास्ते में और हैवी ब्लड लॉस भी था। देखा उन्होंने कहीं पे जान नज़र नहीं आई उनको, तो उन्होंने मतलब मॉर्चरी में ले जाने के लिए बोल दिया था डेड बॉडी है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गलतियां तब होती हैं जब आप डरते हो, और सबसे ज़्यादा बड़ा डर किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए मौत है। गैंग्रीन में कोई इलाज नहीं होता, फिर जब गलना शुरू होता है तो आपको थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के पाँव को काटना पड़ता है। कर्नल अशोक कुमार ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी। उस वक्त उस बेड के ऊपर मेरे दिमाग में दो विचार आए थे। मेरी लाइफ की शुरुआत करगिल वॉर से इंजर्ड होने के साथ हुई है, लेकिन अगर आप मेरे को पूछो कि आपने वॉर में क्या किया, तो मैंने कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़े। बतरा और मैं एक ही कोर्स के 101 रेगुलर के। उनके बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट। वो उसी वॉर में शहीद हो गए, मार्टिर हो गए। और आज आर देयर मोमेंट्स व्हेन यू थिंक अबाउट हिम? एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताऊं, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फौजी एक ऐसा दोस्त है, किसी के साथ बैठ के कुछ भी दिल खोल के बात कर सकते हो और ये उम्मीद लगा सकते हो कि ये मेरे साथ खड़ा होगा। जब कुछ आर्मी के वेटरन्स आप लोग बैठते हो साथ में, तो क्या आप इमोशनल वुंड्स की बातें करते हो? क्या आप इन टर्म्स आ पाते हो कि क्या क्या आपके साथ इमोशनली हुआ, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि सब ठीक है और सब चंगा? ये डिफिकल्ट है थोड़ा। हमारे कोर्स के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28 ऑफ देम आर नॉट देयर। नमस्ते, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकें। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं एक वॉर हीरो के लेंस से। आज ये हमारा कारगिल स्पेशल एपिसोड है। आज इस एपिसोड में हम एक वॉर हीरो, एक वॉर वेटरन से मिलने वाले हैं, जिन्होंने कारगिल की जंग में लड़ते हुए अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उस पैर खोने से इनके जज्बे में, लाइफ को जीने के जुनून में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्ट वो इस हादसे को, इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया है वो सब उस पैर को खो देने के बाद था। ये एक वॉर वेटरन है। मैं बात कर रही हूँ मेजर डीपी सिंह की, जो कि इंडिया के फर्स्ट ब्लेड रनर हैं। और ब्लेड रनर का मतलब है कि इन्होंने एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ, एक आर्टिफिशियल लेग के साथ 26 हाफ मैराथन, 26 हाफ मैराथन्स दौड़ी हैं, और इन्होंने एक फुल मैराथन अपने 42nd बर्थडे पर 42 किलोमीटर्स दौड़कर भी पूरी की। ये एशिया के फर्स्ट सोलो डाइवर विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ये सिर्फ ज़मीन पर दौड़ते ही नहीं हैं, इनका पैशन जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू रहा है। ये एशिया के फर्स्ट सोलो स्काई डाइवर विद डिसेबिलिटीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी करिश्मे इन्होंने कर दिखाए जो हमारे लिए सोचना एक तरह से इम्पॉसिबल है, और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट किए, कुछ ऐसे माइंडसेट डेवलप किए, कुछ ऐसा पर्पस ढूंढा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम और आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे तलाश सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट से मिलें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं, हमारे पॉडकास्ट की कोशिश पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वीकली अपडेट्स आते रहें। इन कॉन्वर्जेशंस को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए जितना कर सकें, ताकि हम और भी ऐसे बड़े बड़े गेस्ट को आपके सामने लेकर आते रहें और आपको आपकी द जर्नी विद इन खुद को बेहतर समझने में मदद करते रहें। तो चलिए, ऑन दिस नोट, लेट्स मीट मेजर डीपी सिंह ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। वेलकम मेजर डीपी सिंह टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी स्टोरी से इतना कुछ है सीखने को, एंड आई एम श्योर आज जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में उतार पाएंगे इस कॉन्वर्जेशन के बाद से।
ऐसे तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से इस कहानी की एक तरह से मैं बोलूँगी पिवटल मोमेंट आता है हर किसी की लाइफ में। आई थिंक कारगिल वाज दैट पिवटल पॉइंट फॉर यू। 15 जुलाई 1999, इस दिन को आज आप कैसे याद करते हो? सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरा जय हिंद। 15 जुलाई जो है अब याद होती है रीबर्थ डे के हिसाब से, डेथ और रीबर्थ डे के हिसाब से, बिकॉज 15 जुलाई को मैं अपना तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। तीसरा? तीसरा बिकॉज पहला था बायोलॉजिकल, जिस दिन मैं आया था 13 जनवरी 1974। दूसरा थोड़ा प्रीपोन कर दिया था मेरे पिताजी ने, क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराना था, हम्म। तो 13 सितंबर 1973 हो गया था। और तीसरा जब भगवान ने बोला कि तू अभी इतना प्यारा नहीं है, वापस चला जा। तो फिर वापस धरती पे रिवाइव किया गया कर्नल राजिंदर सिंह के द्वारा। तो ये सबसे यंगेस्ट बर्थडे है, इसलिए ये मेरे को याद दिलाता है कि आप अभी जवान हो। दूसरा ये बर्थडे ये महसूस कराता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गलतियां तब होती हैं जब आप डरते हो, और सबसे ज़्यादा बड़ा डर किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, मौत है। मज़े की बात यह है कि वही एक सच्चाई है जो हमारे ग्रंथों ने बताई है। तो सच से डर रहे हैं और डर के गलती कर रहे हैं, तो अगर हम डर पे जीत पाने की लालसा रखते हैं तब शायद हम सही चीज़ कर पाएंगे। तो अगर हम सबसे ज़्यादा डरावना डर जो है मौत है, उससे डरने की जगह उसका सम्मान करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद गलतियां नहीं होंगी। तो छोटे वाले जो रोज़मर्रा के डर हैं उनको काबू पाना आसान हो जाएगा, और अगर डर के ऊपर आप काबू पाना या कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो आपको विजय और सक्सेस आसानी से मिल सकती है। इसी कारण से ये मैंने सेलिब्रेशन शुरू करी, क्योंकि मुझे ये मौका दिया भगवान ने कि आप इस दिन का एंजॉय कर सकते हैं। सर, आप डेथ की बात कर रहे हो, मौत की बात कर रहे हो, और आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। कारगिल बैटलफील्ड में इंडिया ने 500 से भी ज्यादा सोल्जर्स को खो दिया। आप उस बैटलफील्ड में मौजूद थे, वहां आपके साथ भी एक हादसा हुआ, आपने अपना एक पैर खो दिया। कैसे आपको आज उस दिन को अगर याद करना हो या उस दिन के बारे में सोचना हो तो किस तरह की मेमोरीज आती हैं? क्या हुआ? डू यू क्लियरली रिमेम्बर, और योर वे पास्ट इट नाउ? एक्चुअली ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ। तो दिन तो जैसे कोई भी दिन लड़ाई के दौरान चलता है, हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अलर्ट, गोलीबारी में बिजी थे, अपने एक्शंस में बिजी थे। तो ये आपको पता नहीं चलता है कि अभी गोली आने वाली है या बम आने वाला है जो आपके लग सकता है। तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, ना आप उसके बारे में प्रिपेयर करते हो। बिकॉज लड़ाई एक ऐसी जगह है, युद्ध क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप गीता के सिखलाए हुए उपदेश के हिसाब से हर मूवमेंट में जी रहे हो। अगर आप उस मूवमेंट में नहीं हो, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहाँ पे हर एक सोल्जर उसी मूवमेंट में वहाँ अपने आप को मौजूद रखता है, क्योंकि वो इतना चौकन्ना है, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में ही सोचता है, वही उसके दिमाग में आता है, और कुछ नहीं आ सकता। तो उस वक्त आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि क्या होगा। और मेरे साथ जिस बम ने मुझे क्षतिग्रस्त किया, वो जब मुझसे दूर आके गिरा, हाँ ये ज़रूर पता चल रहा था उससे पहले कि ऊपर से गोले निकल रहे हैं, क्योंकि जब गोले दूर गिरते हैं पीछे जाके तो आपको आवाज़ सुनती है और आवाज़ से आप पहचान लेते हो कि ये पीछे जा रहा है। लेकिन जो आपके लिए होता है उसकी आवाज़ नहीं आती, वो चुपके से आता है और फट करके पड़ जाता है। तो वो जब फटा तो उसके जो छर्रे थे वो मुझे लगे, उसके बारे में कुछ नहीं पता चला कि कब फटा और कब लगा। सिर्फ मुझे याद है कि मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकली थी और मैं अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि
अगर 73 छर्रे अभी भी मौजूद हैं तो कितने सारे टुकड़े ऐसे थे जो काटते हुए चले गए, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जख्मों से खून बह रहा था। 73 अभी भी मौजूद है, मतलब अंदर बॉडी 73 के हैं अभी आपकी बॉडी में 73 शार्पनर्स मौजूद हैं। जी। तो उतने जख्मों से खून बह रहा था तो कॉन्शियस रहना ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं था, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आई वाज अनकॉन्शियस। मुझे जब बात थोड़ा सा आँख खुली, थोड़ा होश आया, तो उस वक्त मेरे जो आरएमओ थे, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर थे, वो एम्बुलेंस में डाल के मुझसे बात करने की कोशिश करते हुए हॉस्पिटल की तरफ चल चुके थे। इस चोट लगने से एम्बुलेंस तक पहुंचने का जो वक्त था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बाद में पता चला था कि मेरे जो सिपाही थे, 7 डोगरा के जो जवान थे मेरी पोस्ट पे मेरे साथ मौजूद, उन्होंने अपनी जान पे खेल के मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया था, क्योंकि गोलीबारी तो चल रही थी। उन्होंने पीछे मैसेज पास किया कि साहब को चोट लग गई है और अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो हेडक्वार्टर से आसपास की जो पोस्ट थी उन सब से फायरिंग सपोर्ट ली गई, और उन्होंने सब ने मेरी पोस्ट के आगे धुएं की चादर बनाई, जो बॉम्ब होते हैं उनको यूज़ करके। तो उस स्मोक स्क्रीन का फ़ायदा उठाते हुए मेरे सिपाहियों ने मुझे वहाँ से इवैक्यूएट करके हेडक्वार्टर में पहुँचाया, और हेडक्वार्टर में तब तक ऑलरेडी जो हमारे एम्बुलेंस के साथ मेडिकल ऑफिसर थे वो मौजूद थे। वहाँ से 2.5 घंटे लगे थे मेरे को अखनूर हॉस्पिटल पहुँचने में, एमएच में। और इस 2.5 घंटे के दौरान शुरुआत में जब उन्होंने मुझसे बातचीत करने की कोशिश करी, तो मुझे याद है कि वो सवाल, मतलब जैसे आप बड़े कोई मीनिंगफुल सवाल पूछने की कोशिश करोगे, अभी पूछोगे, वैसे उनके सवाल कोई मीनिंगफुल नहीं थे, क्योंकि वो वक्त ये नहीं होता कि क्या पूछना है, वो वक्त ये था कि इसको कुछ ना किसी तरीके से कॉन्वर्सेशन में एंगेज रखो ताकि होश में रहे। तो वो मुझे याद है पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया। वो क्या करते हैं, मैंने बता दिया। आप क्या करते हो, मैं कहा, और खुंदक आ रही है कि क्या सवाल कर रहा है, मेरी बत्ती बंद हो रखी है, ये मेरे से सवाल जवाब करने लगा हुआ है। मगर करते 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 मुझे नहीं मालूम कि कब मैं धीरे धीरे आंख बंद करके सो गया। फिर उसके बाद मेरे को होश 3 दिन बाद ही आया था, और इस दौरान में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता बाद में चला था कि जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो डॉक्टर साहिबान जो थे, उन्होंने, सर्जन जो थे, उन्होंने सोचा कि कार्डियक अरेस्ट भी हुआ रास्ते में और हैवी ब्लड लॉस भी था। देखा उन्होंने, कहीं पे जान नज़र नहीं आई उनको, तो उन्होंने मतलब मॉर्चरी में ले जाने के लिए बोल दिया था, डेड बॉडी है। फिर दूसरे जो डॉक्टर साहब थे, कर्नल राजेंद्र सिंह, वो अनिस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, उनको पता चला तो उन्होंने इंटरवीन किया। तो ही वॉज एक्सपर्ट इन रिवाइविंग, क्योंकि वो बेहोश करना जानते हैं तो होश में लाना भी जानते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उनको कुछ समझ में आया, उन्होंने मेरी जान दिखी तो वापस बुला लिया। मैं आप होश, मॉर्चरी तक पहुंच गए थे? मुझे नहीं मालूम, मॉर्चरी में ले जाने के हुक्म पेश हो चुके थे। मॉर्चरी की तरफ जा रहे थे, पहुंचा था, दरवाजे में घंटी मार दी थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना मालूम है कि उसके बाद कर्नल राजेंद्र सिंह ने इंटरवीन किया और फिर मैं रिवाइव कर लिया गया, तो होश आ गया था। उसके बाद की जो मेमोरी है, सिर्फ मुझे ये याद है कि दो चीज़ें याद है। एक तो मेरे से मेरा एक कोर्समेट है, अभी वो कर्नल है, प्रकाश कृष्णन, वो मिलने के लिए आया था, और मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो जैसे वो सामने दरवाजे से घुसा, हंसता हुआ, और डीपी क्या हाल है, मैंने भी बड़ा आराम से, हाँ प्रकाश क्या हाल है, मेरी भी हंसी, स्माइल तो हमारी कभी ख़त्म हुई नहीं। तो बैठा, उसने बातचीत करी, गप लगाई 5-10 मिनट, और उसके बाद चला गया। 1 साल के बाद जब वो मिला तो कह रहा है, यार तेरी तो हालत बड़ी ख़राब थी, तू तो स्माइल मार रहा था। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता हालत ख़राब थी। हम्म। मगर हालत बिगड़ी उसके बाद, क्योंकि गैंग्रीन हो गया था। तो मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया दोबारा। गैंग्रीन में कोई इलाज नहीं होता, फिर जब गलना शुरू होता है तो आपको थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के पाँव को काटना पड़ता है। तो उस समय तक मैं अखनूर में था, 3 दिन वहाँ पे रहा, लेकिन जब गैंग्रीन हो गया तो फिर मुझे फर्दर इवैक्यूएट उधमपुर किया गया, क्योंकि वो छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ पर उनके पास इतना वेयर विदौल नहीं था कि वो मेरे को संभाल सकें। अखनूर में जब पहुँच के डॉक्टर साहब ने पट्टी खोली तो मुझे ऊपर शिनबोन
और नीचे थोड़ा सा मांस नज़र आया, तो पूरा अंदर से बाकी का सारा मांस साइड साइड से सारी काफ का गायब था। तो मैं समझ गया था कि ये पाँव नहीं बचेगा अब। कर्नल अशोक कुमार थे वो, फिर बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए हैं। ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जो मेरे बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। मैं समझ गया था उससे पहले ही कि ये कट जाएगा, लेकिन वो एक यंगस्टर को ये न्यूज़ शेयर करने के लिए इंश्योर करना चाहते थे खुद को, और वो मस्टर कर रहे थे करेज की इसके साथ बोलना पड़ेगा कि इसकी टांग काटनी है। तो ही टोल्ड कि सन वी नीड टू एम्प्यूटेट योर लेग। तो मेरा जवाब था कि सर आप बेहतर जानते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है कर लीजिए। फिर ओटी में ले जाके फिर वहाँ पे मेरी टांग कटी थी, तो टांग शुरू में नहीं कटी थी। तो ये 2-3 मेमोरीज हैं उस समय की जो मेरे दिमाग में, अदरवाइज। तो एक यंग फौजी, आप लगभग 25 साल के रहे होंगे तब। जी 25 भी पूरा नहीं हुआ था। 25 भी पूरे नहीं होते। तो एक 25 साल का यंग फौजी जो अभी फौज में आया है, जिसके अंदर पूरा जोश है, जो सर्व करना चाहता है नेशन को, पर्सनल ड्रीम्स हैं, फैमिली बनानी है, और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं हमारे, ये सब करना है लाइफ में, और उसको पता चलता है कि मेरी टांग अब काटी जाएगी, एम्पुटेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो उस मोमेंट में एक्सेप्टेंस कैसे आई आपको, या फिर कुछ वक्त लगा एक्सेप्टेंस आने में कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू लाइफ? आप सही कह रहे हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि आर्मी में जाना है। और वो डायरेक्ट रूट नहीं था, वो वाया अम्बाला आना पड़ा मुझे लुधियाना पहुंचने के लिए। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ एक इलाहाबाद बैंक, नेशनलाइज बैंक में जॉब करी है मैंने, क्योंकि जो भी मेरी घर की कंडीशंस थी फाइनेंशियल, वो मेरे को इतना सपोर्टिव नहीं थी। तो नेशनलाइज बैंक का काम करते करते ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं फ़ौज में आया था, 2-3 बार फेलियर देखने के बाद। अब जब मैं आ गया था तो मेरे लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया था। उससे ऊपर मैंने कभी ना कोई ड्रीम देखा था, ना मेरे दिमाग में कुछ और था। तो फिर सिर्फ ये था कि अब कमीशन हो गए हैं, तो अब उसके बाद मैंने 10 साल के बारे में थोड़ा सोचा था कि मैं 3 पोस्टिंग आएंगी 10 साल में। मैं सियाचिन ज़रूर जाऊंगा, मैं फील्ड में ज़रूर जाऊंगा, और एक पीस पोस्टिंग बीच में आएगी तो मैं एनएसजी ऑप्ट कर लूँगा, एनएसजी में जाएंगे। तो वो सारा जो प्लान था वो खत्म होते हुए दिख रहा था आपको? हो गया था ख़त्म। दिख क्या रहा था? आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है हमेशा। तो ये मैं तभी समझ गया था कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़्यादा दिमाग नहीं है अपने आप के अंदर। लेकिन उस मोमेंट में क्या एक डीप लेवल ऑफ सैडनेस थी? मतलब उस मोमेंट में एक्सेप्टेंस कैसे आई? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो लोग आपके सिचुएशन में शायद ना हो, वो एक सोल्जर ना हो, एक बैटलफील्ड में अपने आप को ना पाएँ। लेकिन लाइफ का जो बैटलफील्ड में है, वहाँ पर हम कहीं न कहीं हैं, और कहीं न कहीं ऐसे बॉम्ब ड्रॉप होते रहते हैं, बॉम्ब ड्रॉपिंग मोमेंट्स आते रहते हैं लाइफ में, जहाँ लगता है कि अब क्या? और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी के लिए वो एक कोर्स में फेल हो जाना हो सकता है, एक एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाना हो सकता है, एक ब्रेकअप हो सकता है, पेरेंट्स के साथ कोई अनबन हो सकती है, किसी का फैमिली मेंबर का डेथ या कुछ और ऐसा लॉस हो सकता है। तो उस मोमेंट में एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। आप अपनी रियलिटी को देख पाते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो, और उसको एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाते हो। तो हाउ डिड यू एक्सेप्ट योर रियलिटी? आई थिंक इस मामले में मैं बहुत लकी था, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो बचपन इस हिसाब से गुजरा था जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरी जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है किसी ऊपर वाले ने, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बचपन से शुरुआत हो चुकी थी उसकी, जिसमें मुझे प्रिपेयर किया गया इस, जिसको मैं अपनी लाइफ का सेकंड यू टर्न बोलता हूँ, इस सेकंड यू टर्न को फेस करने के लिए। क्योंकि बचपन में मैंने एक पहला यू टर्न जो देखा था, वहाँ से मेरी जर्नी फाउंडेशन बनना शुरू हो चुका था उस माइंडसेट को प्रिपेयर करने का, जिस माइंडसेट से आप इस इंजरी को या इस मौके को आसानी से गले से लगा सको। मैं जब छोटा था तो मैं पेरेंट्स के पास कभी नहीं रहा। मैंने आपको बताया मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैं दादा दादी के पास रहता था, और वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के कारण एक दिन मैं नाना नानी के पास जब जाया करता था, तो वहाँ पे बड़े खुला छुट्टी छुट्टी होती थी और खूब ऐश होती थी।
वैसे भी छुट्टियों में जाते हो तो कहीं भी जाओ, दादी के पास आओ, नानी के पास जाओ, तो ऐश ही होती है। बट इन माई केस नानी के पास ऐश होती थी, तो मुझे लगता था कि वहाँ जाना बेहतर है। तो मैं 8वीं कक्षा में था शायद, जब मैं घर छोड़ के भागने की सोची और चला गया। मुझे इतना पता था कि ये सड़क जा रही है रुड़की से जगाधरी से जटेड़ी, बगल में गांव है, वहाँ तक जाएगी, और सुबह बैठते हैं हम, शाम को पहुँच जाते थे। तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन में चलने में लग जाएंगे, तो चलते हैं। ये सोच के हम निकल पड़े। तो दादी के घर से नानी के घर अब चलते चलते जाने ये का सोच प्लान के बनाया। निकल पड़े कि 2 दिन में पहुँच जाएंगे चलते, चलो अगर बस नहीं है, पैसा तो था नहीं। हम निकल पड़े सड़क पे। चलते रुड़की के शहर से बाहर ही निकले थे कि कोई जानने वाला मिल गया। उसने पहचान लिया, मेरा निकनेम राजू है, तो बोले राजू तू कहाँ जा रहा है? वो मेरे दादाजी ने जो घर बनाया था उसमें मैं मजदूर था। और जैसे मैं हमेशा समझता हूँ कि ना पैसा ना एजुकेशन विजडम ला सकती है, लेकिन आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही आपको, वो भी अगर आप उससे बेटर बने हो, बिटर बने हो तो विजडम नहीं आएगी। अगर बेटर बने हो तो विजडम आ जाती है। उस व्यक्ति ने मेरे को साइकिल पे बिठाया, कुछ नहीं बोला, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं दिया, ला के घर के अंदर भी नहीं, बाहर जाके छोड़ दिया, कह रहा बेटा घर जा। अब ये जो यू टर्न था, इस यू टर्न में मेरा दिमाग काम कर रहा था, और मेरे दिमाग ने उधेड़बुन शुरू करी कि यार तू बेटा सोच तो लिया था तूने कि तू चला जाएगा, लेकिन अगर रास्ते में तेरे को कोई छोटा बच्चा, कितना था 8वीं क्लास में, कितना, वैसे भी मेरी शुरू में हाइट शुरुआत में थोड़ी कमी थी, बाद में मैं लंबा हुआ, कोई पकड़ के भीख मंगाएगा, या कोई तेरे को ट्रक पे काम पे लगा देगा, ढाबे पे लगा देगा, या कोई हाथ पैर काट के तेरे कुछ कुछ भी कर सकता है। ये ज़िंदगी के लिए तो तू पैदा नहीं हुआ है। तो मुझे उन तब उस बच्चे को ये शब्द नहीं थे पता, लेकिन आज मैं उस सोच को शब्दों में बता सकता हूँ। ये महसूस हुआ कि आप जिस भी परिस्थितियों में हो, उन परिस्थितियों से आप भाग नहीं सकते। तो जब आप परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, तो सबसे आसान तरीका शांत और खुश रहने का है कि उन्हें अपना लो, उनको गले लगा लो, ये एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरी परिस्थिति है और मैं इनके लिए हूँ। तो आपके अंदर शांति आ जाएगी। अब जब शांति आ जाएगी, तो उन परिस्थितियों में आप सबसे बेहतर चीज़ क्या कर सकते हो, उस रास्ते पे चलने की मेहनत कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें तभी होंगी जब आप अपनाओगे उस परिस्थिति को। तो मैंने दिमाग में ये सोच लिया था कि अब मैं यहीं रहूँगा, और यहीं रहते हुए कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे और सबको खुशी मिले। उसके बाद मेरा जो जुड़ाव है वो गुरुद्वारा साहिब से हुआ। मेरे दादा दादी ऑफ कोर्स सिख हैं, हम तो गुरुद्वारे लेके जाया करते थे मुझे। फिर मुझे गुरुओं की जो लाइफ है उनकी स्टोरी सुननी शुरू करी। सब कुछ पता चला कि उन्होंने कैसे जीवन जिया है, सर्विस, सैक्रिफाइस, सेवा, प्यार, निछावर। फिर क्योंकि मेरा केवी रुड़की जो था वो बीजी सेंटर है रुड़की में, बंगाल इंजीनियर आर्मी का एक ब्रांच होती है, वो हैंडल करते थे, तो मुझे फौज दिखती थी। फिर फौजी परमवीर चक्र के ये सीरियल आया करते थे। तो ये जब डॉट्स कनेक्ट हुए, तो इनसे लगा कि ये मेरी हिस्ट्री है और ये प्रेजेंट में चीज़ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी के नाम से, ये दोनों मिलती जुलती सी लग रही हैं। तो इस मिलने जुलने वाली जो एक परिस्थिति में मुझे लगा कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट अगर सेम है, तो अगर मैं अपने पास्ट के हिसाब से जीना चाहता हूँ, उस हिस्ट्री को रिलीव करना चाहता हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बेस्ट है। तो एक बच्चा जो रुड़की में रहते हुए, ज़्यादातर रुड़की में रहते हुए 95% ऑफ किड्स राइट फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। हमने कभी उसका फॉर्म भी नहीं खरीदा। इतनी क्लैरिटी आ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ फौज में जाना है, और वो भी ऑफिसर बन के। क्योंकि एक बार कोई बाहर घर के खड़ा था कि चल तेरे को भर्ती करा देते हैं, मैंने बोला नहीं जाना, मैंने जाऊंगा तो मैं ऑफिसर बन के। फेलियर बहुत देखे जिन्होंने हेल्प करी, क्योंकि अगर आप फेलियर नहीं देखते हो, आपको सिर्फ सक्सेस मिलती रहती है। तो कई बार ऐसा होता है बड़े होकर जब आप ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, तो कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसा टेस्ट डालती है जिसमें शायद आपको फेलियर का झटका लग जाए, तो आप क्रैक हो सकते हो, आप टूट सकते हो, बिल्कुल चकनाचूर हो सकते हो।
तो जैसे मैंने बताया कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि शुरू से झटके मिले, चैलेंजेस मिले, ऐसी लाइफ मिली, ऐसे लेसन्स मिले। यूजुअली जब डिफ़िकल्टी लाइफ में आती है या कोई मेजर सेटबैक आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है, वो ये है कि व्हाई मी? और आपके साथ इतनी बड़ी एक फिज़िकल इंजरी हुई, एक करियर एक तरह से लगा ख़त्म हो गया, हॉल्ट पे आ गया, एक सपना टूट गया। उस टाइम पे क्या कभी दिमाग में आया कि व्हाई मी? वीकनेस होनी कोई बुराई नहीं है, कमज़ोरी बुराई नहीं है, लेकिन कमज़ोर बन के बैठे रहने में बुराई है। अगर आप मुझसे पूछिए कि मैंने जो भी झंडे गाड़े हैं, जो भी अचीवमेंट करी है, तो क्या मैं बहुत सॉलिड इंसान हूँ, या हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, या हमेशा कोई मेरे को कभी कोई इरिटेट नहीं कर सकता, या मुझे गुस्सा नहीं आता, या मैं रोता नहीं हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं मेन डोंट क्राई, मैं रोता भी हूँ, मुझे परेशानी भी होती है, मुझे हर तरीके के वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ। अगर ये इमोशंस किसी ग्रॉसरी शॉप में से मैं खरीद के अपने अंदर डाले होते, तो शायद मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले ही डालता। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं वहाँ से खरीद के अंदर डाल सकूँ। लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये पहचान सकूँ कि ये इमोशन मुझे ट्रबल कर रहा है, तो ये वीकनेस मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि इसके ऊपर मुझे काम करना है, तो मैं सुधार होकर ऊपर बेहतर बनूंगा। या मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, तो भैया ठीक है, जैसे हो वैसे हो, वहीं रहो। हुँ। मेजर सिंह, कारगिल एक्सीडेंट के बाद आपकी लाइफ में और क्या-क्या चैलेंजेस आए? कुछ और तरह के फिज़िकल ट्रबल्स के थ्रू आपको गुज़रना पड़ा या कुछ मेंटल इलनेसेस का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया, फिजिकल इंजरीज ने मुझे कभी ट्रबल नहीं किया, लेकिन जब लाइफ शुरू हो जाती है तो फिजिकल इंजरीज के साथ साथ मतलब उस कंडीशन के साथ साथ आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो आप पहले भी कर रहे थे। अब जो सबसे बड़ी टसल थी, वो टसल थी दिमागी टसल, क्योंकि जो मेमोरी थी वो सुपर फिट डीपी सिंह की मेमोरी थी, जो कमांडो ट्रेन था, जो कहीं से भी कुछ भी कूद के कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि मेरी टांग नकली लगी हुई है, जिससे अभी तक मैंने चलना भी ढंग से नहीं सीखा है। तो जो ये सबसे बड़ी द्वंद था वो उस मेमोरी और रियलिटी का था। इसको आपस में जोड़ के एक बैलेंस बनाना जो था, वो था काम जिसमें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस ने काम करना था। वहां मैं वीक था, वहां मैं बहुत वीक था। वहां पे मैं तड़फड़ाया भी, मैंने मदद मांगने की भी कोशिश करी, मैंने डिपेंडेंसी दिखाने की भी कोशिश करी रिलेशनशिप्स के ऊपर, अदर्स के ऊपर, लेकिन वो टूट गया। मगर अच्छी बात ये थी कि मुझे ये पहचानना आता था कि ये वीकनेस है, तो अगर यहाँ से हेल्प नहीं मिल रही, वहाँ से हेल्प नहीं मिल रही, छोड़ूंगा नहीं, काम करता रहूंगा। ये जो ग्रिट थी, ये भी शायद बचपन में मिली थी, इसने मेरे को हेल्प करी कि काका टूट जा, रो ले, बैठ जा, ब्रेक ले ले, गाली दे दे, जो मर्जी कर ले, लेकिन उस मोमेंट को क्रॉस करो और उठो और आगे बढ़ो, कोशिश करो। मैंने दो चीजें बोली हैं, एक्सेप्ट एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उसके बाद उन परिस्थितियों में अपनी सबसे ज्यादा जो क्षमता है हार्ड वर्क की, वो डालनी ही पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। फेलियर्स आते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका मतलब आप शायद कुछ ना कुछ कमी है जिसको सही से नहीं कर पा रहे हो। एक तो ये पर्पस था जो आपने ढूँढ लिया कि मैं अब दौड़ूँगा और मैं बाकी लोगों को भी इंस्पायर करूँगा और देखते हैं कैसा होता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक आपकी ज़िंदगी भी चल रही है, जहाँ पे एक बहुत यंग लड़का 24-25 साल का है, जो कारगिल बैटल ग्राउंड से अभी आया है। उसके बाद एक पर्सनल लाइफ़ है, शादी हुई, बच्चा हुआ, वहाँ एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं। ये एक अलग सपना चल रहा है जिसका पता नहीं क्या फ्यूचर है। एक विज़न तो है कि हाँ, एक एग्ज़ेम्पलरी कुछ करेंगे ताकि लोग अपनी डिसेबिलिटी से खुद को हारा हुआ ना महसूस करें। आई एम श्योर कहीं न कहीं आपने सोचा होगा कि एक खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है। लेकिन साथ-साथ नॉर्मल डे लिविंग के अपने चैलेंजेज़ हैं, जहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करना है, जहाँ पे आपको टाइम भी देना है, सपोर्ट भी देना है, पेरेंटिंग भी करनी है, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ों को साथ में कैसे आपने
वर्कआउट किया? क्योंकि कारगिल वाज 1999 एंड 2009 में शायद आपने पहला बार दौड़े हो, दौड़ा हूँ 10 तो साल 10 साल का गैप है बीच में, तो और 10 साल में जिंदगी चलती रही, कई बार ऑपरेशंस होते रहे, सर्जरीज भी चलती रहे, पर्सनल लाइफ ने भी शेप लिया, तो कैसे ये 10 साल रहे? आई थिंक मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जब कर्नल अशोक कुमार ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, उस वक्त उस बेड के ऊपर मेरे दिमाग में दो विचार आए थे। पहला विचार जो था बड़ा स्पिरिचुअल था। मैं आज भी बोलता हूँ कि शायद मैं इतना इतना करेज या इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उस विचार को सोच सकूं, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि सडनली इट स्ट्रक माई माइंड कि अभी ये नया चैलेंज है, परहैप्स एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे ना सिर्फ मुझे बाकी बाकी लोगों को भी एक तरीके का उम्मीद और होप और इंस्पिरेशन मिलेगी। अब जिसकी टांग कट रही है वो ऐसे कैसे सोच सकता है? उसी वक्त उस मोमेंट में कैसे सोच और सकते? वो भी आया दिमाग में, मैंने नहीं सोचा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो भगवान ने कुछ भेजा ऐसा विचार, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरी तो लाइफ बड़ी तरीके से स्क्रिप्टेड है। बहुत कम लोग होते हैं शायद इस दुनिया में जिनको इस ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट को जीने का मौका मिलता है। दूसरा विचार मेरा था, और वो कॉन्शियसली मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस करी थी कि मैं कभी भी अपनी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। जब आप बोलते हो कि आपने क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आपको उसके साथ बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ना पड़ता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लो, वहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब ये मत समझिए कि एक्सेप्ट कर लो कि यार मेरी तो ज़िंदगी वैसी ही है, छोड़ो पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट के साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट मैंने ये भी बोली है कि अब इस परिस्थितियों में सबसे बढ़िया मुश्किल तरीके से आप कौन सा हार्डवर्क करके इसको शाइन कर सकते हो। जो लोग आजकल डिफाइन करते हैं अपना बेस्ट वर्जन कैसे हो सकते हो। एग्जैक्टली, बेस्ट वर्जन निकलेगा जब आप हार्डवर्क करोगे। प्लीज यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक्स में बोलना चाहता हूँ, इट्स अ बड़ी नॉनसेंस दैट यू कैन डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैन बी डन फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ अ पीरियड फॉर सम स्मॉल थिंग्स। लंबी रेस के घोड़े स्मार्ट वर्क के ऊपर काम नहीं चला सकते हैं, उनको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। किसी भी अचीवर का नाम ले लीजिए दुनिया में, वो स्मार्टली बाहर नहीं आए हैं, वो मेहनत से बाहर आए हैं। बहुत फर्क है। तो आपने जब एक्सेप्टेंस के साथ साथ दूसरी चीज को भी करना है, हार्डवर्क करना ही है, तब आपकी लाइफ सुधरनी शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया कि पहला जो वो विचार थे, उन विचार ने मुझे, जो मेरा दूसरा अपना प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस ने मुझे जिंदगी में अपने आप को पुश करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। क्योंकि स्टैंडर्ड और क्वालिटी को अगर मेंटेन करना तो मुश्किल तो आएगी आएगी आएगी, तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप जब किसी भी मुश्किल से बाहर निकल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को सुधार रहे हो। तो धीरे 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 जब ये सुधार आता चला गया, तो तकरीबन 10 साल में मैं उस लेवल पे पहुंचा जब मेरे को प्रिपरेशन मिल चुकी थी पूरी, शायद उस स्क्रिप्ट के हिसाब से, कि भैया अब नेक्स्ट इज यू गो टू अ अरीना जहाँ पे मैराथन होती है। वहां पर मैं अपने आप नहीं गया था, मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था फौज से निकलने के बाद। उसका एक ग्रुप पूरा एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, तो मुझे भी जाना पड़ा। उससे पहले मैं सोचता था कि पता नहीं बेवकूफ़ लोग कहाँ। इनफैक्ट जब मैं मेरे हाथ पैर सॉलिड मौजूद थे तब मैं सोचा करता था कि लंबी रेस क्या बेवकूफ़ी है, क्यों भागते हैं ये? क्यों भागते हैं ये। क्रॉस कंट्री होती थी हमारा आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं टेस्ट होता था तो इसलिए पास करना है तो करना है, अदरवाइज मैं बकवास चीज़ है यार, क्या है। अगर आपके पास गाड़ी है तो साला 21 किलोमीटर जा रहे हो, पेमेंट करके जा रहे हो, फिर वापस आते हो फिर वही, मतलब व्हाट इज द नीड। बट देन व्हेन आई लॉस्ट द लेग, देन आई रियलाइज कि इट इज नॉट अबाउट समथिंग एल्स, इट इज अबाउट योर सेल्फ। यू आर फीलिंग गुड, यू आर एंजॉइंग, यू आर इम्प्रूविंग। तो जब मैं वहाँ मैराथन वाले अरीना में गया 2008 में, तो मुझे वहाँ की वाइब्रेंसी अलग नज़र आई। वो जो भीड़ थी वो भीड़ नहीं थी। वो अगर उसमें उस समय शायद 3, 3.5 या 4 हज़ार लोग थे, वो 4.5, 4 हज़ार लोगों की पॉजिटिविटी का एक फ्यूज था जो उड़ा था,
जिसने पूरे माहौल को इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया था कि डीपी सिंह भी हिल गया था। और मुझे लगा यार ये है जगह। फौज से निकलने के बाद अगर कहीं पर मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से पॉजिटिविटी स्ट्राइक कर रही है मुझे, वो ये जगह है। आप एक माइंडफुलनेस की भी बात कर रहे थे कि बैटल फील्ड में आपको 100% माइंडफुल होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है वो चीज़ ट्रू है मैराथन के एरिना में भी, एग्जैक्टली कि आपको उस मोमेंट में रहना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली। मैराथन जो है ना आपको लाइफ की जर्नी सिखा देती है 2-2.5 घंटे के अंदर। कैसे? क्योंकि आपको लाइफ में नहीं मालूम कि आपका एंड पॉइंट कहाँ है। मैराथन में आपको दिखता नहीं है, पता होता है कि 21 किलोमीटर है हाफ मैराथन में, कि 21 किलोमीटर के बाद कहीं जाके कोई फिनिश लाइन है। हो सकता है आप उसकी पिक्चर देख सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ जाना है। रास्ते में झटके आएंगे, टूटोगे, दर्द होगा, पेन होगी, रुकने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, सब कुछ होगा जैसे लाइफ में होता है। मगर आप चलते रहोगे, आप दौड़ते रहोगे, और धीरे 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 कंसिस्टेंटली जब आप उस रास्ते पे रोज 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 की तरह चलते जाओगे तो सडनली यू विल रियलाइज, ओ माय गॉड, दिस इज द अचीवमेंट। सेम। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ये जो अरीना है इसमें पार्टिसिपेट करके दोबारा से री इन्वेंट करते हैं अपने आप को। मतलब ये देखिए, ये ऐसे नहीं होता है कि किसी ने बोला तो मैंने सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने किया। ये सारा का सारा जो चक्रव्यूह सा जो है, ये एक मतलब कॉस्मो जो है, पूरा कॉस्मोस काम इकट्ठा कर रहा होता है। सब कुछ हैंड इन ग्लव्स एक दूसरे के साथ साथ इस तरीके से बुन, जैसे स्वेटर बुना जाता है ना, वैसे बुन रहा होता है। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है थोड़े टाइम में। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके साथ बहना है। तो मैंने बहना शुरू किया। जब मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि अब अगले साल आऊँगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आपने पहले साल पार्टिसिपेट नहीं किया? पहले साल तो मैं वो देखने गए थे 3 जस्ट? किलोमीटर की वॉक थी जो ग्रुप वॉक, उसमें गया था ना। तो मेरे को दौड़ने का तो मन करने लग गया था, क्योंकि दिमाग में तो चलता रहता था कि यार दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है। तो कैसे दौड़ना ये नहीं पता था। अब ये नकली टांग के साथ दौड़ना वैसे ही नहीं आता था, किसी को भी नहीं पता था। किसी प्रोस्थेटिक को, किसी सर्जन को, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, किसी को नहीं पता था। और तब गूगल नहीं हुआ करता था कि देख लो बाहर क्या हो रहा है। वो टाइम बहुत अलग था एक्चुअली, इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन नहीं थी था। कुछ भी नहीं था, आज तो फोन हम नहीं होते सब, थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे। करेक्ट, आज तो हम सब स्मार्ट वॉचेस पहन के देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड है, क्या एग्जैक्टली। पेस है। उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो ये डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ पे आना है दोबारा से अगले साल। रजिस्टर किया, बड़ा स्मार्टली रजिस्टर कर दिया। 5 किलोमीटर के लिए भी कर देते हैं, 21 के लिए भी कर देते हैं। ये सोच के कि अब जब प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन में अगर हम 10-12 किलोमीटर तक पहुंच गए प्रैक्टिस में, तो बाकी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना अपने सामने सेट टारगेट रखो, क्योंकि आज तो मैं 3 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से चला हूँ। तो एक साल का होराइजन में इतना तो कर लेना चाहिए। वो तब जब आपको पता नहीं कि कैसे करना है, सिर्फ ये पता है कि इतना डिस्टेंस है, इतना कट ऑफ टाइम है। इस कट ऑफ टाइम के साथ बाद भी आप भाग सकते हो, लेकिन ट्रैफिक चल जाएगा। 3.5 घंटे से पहले पहले आ जाओगे तो आपको खाली सड़क मिलेगी। बस ये दोनों चीज़ों का मालूम था, और ये पता था कि भैया फौजी है तो स्कूटर की लिफ्ट लेके नहीं जाना है, ऑन ग्राउंड चल के एथिकली करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी शुरू करी। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि प्रैक्टिस में रनिंग की कोई शॉर्ट्स अलग होती है। इनफैक्ट मैं जब, मेरे पास वो बॉक्सर शॉर्ट्स थी जिसके वो नाड़े बाहर लटके रहते हैं, तो मैं उठ के बाहर जाया करता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो आसपास जब वो पार्क वगैरह में लड़कियां वो हंसती रहती थी कि ये कौन आ गया। हम शक्ति कपूर की तरह लटके हुए नाड़ों की तरह घूमते रहते थे। लीस्ट बॉदर्ड व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, लीस्ट बॉदर्ड। बिकॉज मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि यार करना है, मैंने एक ऐसी साल का मेरा टारगेट है और मुझे ये करना है है। मुझे। ये नहीं मालूम था कि करना कैसे है, क्योंकि भागते कैसे हैं ये पता नहीं था। चल तो सकते हैं, चलते 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 एक दिन सडनली मैं थोड़ा सा उछलने लगा। मुझे लगा यार इससे उछलने से तो और स्पीड बढ़ रही है, तो ये उछल उछल के करते हैं। फिर मैंने उछल उछल के चलना शुरू कर दिया। आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कि प्रोस्थेटिक लेग के साथ कैसे किया जाए? कौन करता ट्रेन, कोई था ही नहीं। जब कोई होता है तब आप फॉलो करते हो, जब कोई नहीं होता है तो आप लीडर हो, आप रास्ता बनाते हो। तो मुझे रास्ता बनाने की ऑप्शन मिली थी। उसमें मुश्किल होती है लेकिन मज़ा आता है। तो हमने अपने आप, नेचर ने हेल्प करी, बताया कि तू अगर हॉप करेगा, ड्रैग करेगा दूसरे लेग को, हॉप हॉप करते 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 तो स्पीड बढ़िया हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। तो मैंने हॉप रन करना शुरू कर दिया।
उसमें प्रैक्टिस करते करते 7-8 किलोमीटर तक शुरुआत, इतने पीरियड में टाइम आ गया जाने का। तो हमने दोनों चेस्ट नंबर उठाए, 5 km का भी, 21 km का भी, पहुंच गए वहाँ पे। कि यार मन तो कह रहा है कि प्रैक्टिस 9 किलोमीटर हुई है तो 5 तो आराम से हो जाएगा, 21 होगा कि नहीं होगा पता नहीं, शंका है। जब मैं वहाँ पे खड़ा था स्टार्ट पॉइंट लाइन में, तो मुझे उससे पहले क्या हुआ, जब मैं कार पार्क करके वहाँ तक जा रहा था चलते हुए, तो शायद पहली बार किसी ने शॉर्ट्स में एम्पुटी को मैराथन के एरिना में देखा था। उससे पहले तो हम निक्कर नुक्कर तो पहनते नहीं थे ना, ट्राउज़र में अच्छा, या फुल पैंट्स में आप फुल जाते पैंट थे? में जाया करते थे, छुपाते थे। उसके ऊपर फोम लगी होती थी कि नकली टांग भी असली टांग की तरह दिखाई पड़ती है। फिर हमने सब कुछ उठा दिया, सारे शर्म के पर्दे तोड़ दिए थे कि सच्चाई है उसको अपना लो, एक्सेप्ट इट। तो जब उन्होंने, लोगों ने देखना शुरू किया ऐसे मुड़ मुड़ के कि ये कौन आ रहा है, तो मुझे लगा कि यार अब तो जवाब देना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने वो 5 किलोमीटर की जगह पे 21 किलोमीटर का चेस्ट नंबर पहना और स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच गया। डाउट तो था फिर भी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो जब खड़ा था वहाँ पे, तो मेरे साथ दो ओल्ड पीपल थे, दो बुजुर्ग थे। आई थिंक वन वाज अराउंड 75, अदर वन वाज 76 और समथिंग। तो मैं देख रहा था कि यार ये बड़े बूढ़े लग रहे हैं और हाफ मैराथन में खड़े हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अंकल आपकी उम्र तो बड़ी ज़्यादा लग रही है। कहता हाँ बेटा मैं 76 साल का हूँ। दूसरा बोलता मैं 75 का हूँ। तो डीपी सिंह, अगर इस उम्र में ये भाग सकते हैं तो तू तो निकम्मा है अगर तू भाग के नहीं दिखाएगा। दैट वाज द क्लैरिटी कि अब करना है। फिर गो शुरू हुआ, और जब शुरू हो जाता है तो 3 घंटे 49 मिनट लगे थे मुझे पहली मैराथन में। और इस 3 घंटे 49 मिनट में इट वॉज ए कॉन्स्टेंट बैटल। रुक जा, ब्रेक ले ले, छोड़ दे, छिल गया है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन दूसरी तरफ ये होता था कि बेटा सोल्जर है, चला चल। बस एक यही चीज़ है कि रुकना नहीं है कभी। रुक जाओगे, थोड़ा पॉज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी पी लो, घूंट पी लो, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। लेकिन रुक गए ना ज़्यादा, वहीं बैठे रह गए, तो फिर गए आप। फिर काम जिंदगी हो चाहे रेस हो कुछ भी, फिर छूट जाओगी, गाड़ी छूट जाएगी। फिर मुझे दिमाग में आता था कि यार किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, जाके शॉर्टकट लेके आगे जा, क्रॉस करके लाइन फ़ोटो खींच के डाल देना फेसबुक पे। फेसबुक चल पड़ा था तब तक। बट तब दिमाग ये आया, दूसरा दिमाग ये बोलता था कि भैया तेरा बेटा है, अगर उस बेटे को ये पता चलेगा कि उसका बाप ऐसा शॉर्टकट मार के, बेवकूफ़ बना के ये करके आया है, तो उसको तू क्या पेरेंटिंग देगा। तो पेरेंटिंग करने के लिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना और अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। आई थिंक पेरेंट बनते ही इसलिए ताकि आपकी जो साली मतलब टीनेजिंग वाली जो लाइफ थी एंजॉय करने वाली, अब उसके ऊपर ब्रेक लगाओ, आप थोड़ा मेच्योर होना शुरू हो ज़िंदगी में, अब आप बाप बन चुके हो। तो वो मेरे को मोटिवेट करता था कि आप अपने बच्चे की आंखों में आंख डाल के तू बता पाएगा कि ये करके आया हूँ मैं आज। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते गए और कर लिया। फिर ऐसा टेस्ट आया, क्योंकि उसके बाद जब मैं रुका, फिनिश लाइन के बाद जब मैं रिफ्रेशमेंट मिली, कितने सालों के बाद मैंने असली भूख से कुछ खाया था। और उस रात को कितने सालों के बाद असली थकावट के बाद नींद आई थी। मैं कहता हूँ वो इंसान जिसको असली भूख लगती है और जो थक के सो सकता है, वो सबसे ज़्यादा लकी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो वो चस्का लग गया। अब मेरी इंटेस्टाइन्स नहीं है पार्टली, तो मेरे को स्टमक की बड़ी ट्रबल्स रहती थी, म्यूकस निकलता था, फ्लाटुलेंस होता था, पता नहीं क्या क्या होता था। सबके ऊपर कंट्रोल आ गया। नी पेन, चेस्ट पेन, यहाँ रिब पेन, स्प्लिंटर प्रॉब्लम करते थे, सब चीज़ें काबू में आ गई। सिर्फ एक चीज़ को काबू करने से, यहाँ से कि भैया ये तो तेरा शरीर है, इसको तू अपने में काबू में कर और चल कर, जो तूने सोचा है वो कर। इसको काबू किया अपने आप, और इसने सारी चीज़ों को काबू में कर दिया। तो फर्स्ट मैराथन वहाँ से शुरुआत हुई और अब आप 26 दौड़ चुके हो, हाफ मैराथन्स दौड़ चुके हो। और
1 से लेके 26 तक के बीच में आपने क्या डिफरेंस और क्या ग्रोथ देखी अपने अंदर? मज़ा तो पहले में ही आया था। या तो पहली हाफ जो मैंने आर्टिफिशियल लेग से भागी थी, या पहली ब्लेड से भागी थी जो, क्योंकि ब्लेड से भागना और भी मुश्किल होता, उसमें मेरी चोटें बहुत लगती थी, छिल जाता था, जख्म हो जाते थे, 15-15 दिन तक मैं पट्टियाँ बांध के बैठा रहता था, स्टंप जो एम्पुटेड है, क्योंकि वो बड़ा टफ होता है, वो डिफरेंट इंजीनियरिंग है टोटल। फिर वो चोटों को कैसे दूर करें उसके रास्ते ढूंढे, फिर इंजरी फ्री भागा, फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन ये था कि धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई थी, सो मच सो कि अगर आप मैराथन रनर से किसी से पूछोगे, अगर मैं अपना टाइम शेयर करूं, मेरा बेस्ट 21 किलोमीटर का टाइम 2 आवर 10 मिनट्स है। वो पहला 3 आवर 49 था। तो ये जर्नी ट्रैवल करी थी। जो 2 आवर 10 मिनट्स तो जो बहुत नॉर्मल लोग होते हैं जो यूजुअली वो भी नहीं निकाल पाते, रोजमर्रा में दौड़ते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि 2.5 घंटे तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं लोग, फिर 2.5 से 2 के लिए टारगेट रखते हैं, फिर सब 2 करने वाले तो थोड़ी अलग लीग हो जाती है। तो मैं 2 से 10 मिनट ऊपर था। तो मतलब मुझे कई लोग बोलते हैं जो जिन्होंने मेरे को दौड़ते हुए देखा है, कि हम दौड़ रहे थे, फिर सडनली तू आया और तू भागता हुआ चला गया, हम वहीं के में रह गए। मैं कहा, मुझे नहीं पता चलता, वो रिदम होती है, एक रिदम पकड़ी और चलते चले गए। आपने कुछ देर पहले गुरुद्वारे का भी जिक्र किया था कि बचपन से आपको दादा दादी गुरुद्वारे ले जाया करते थे। गुरुद्वारे जाने से, स्पिरिचुअलिटी से आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज होते हुए देखा? सारी लाइफ उसी कारण बनी है। मैंने आपको बताया कि खुशकिस्मती है कि मैं एक लोन सोल्जर जो होता है ना, वो हूँ। गाइड, मेंटर, मतलब आई कैन टेल यू ऑन टिप्स कि उस इंसान ने मुझे वहाँ पर इस चीज़ के लिए, एक पॉइंट के लिए गाइड किया, या उस टीचर ने मुझे इस एक पॉइंट को थोड़ा सा बताया था। अदरवाइज इफ़ यू टेल मी कि हु इज़ योर मेंटर, हु इज़ योर गाइड, आई डोंट हैव एनीबॉडी। किसी ने कभी मेरे को रेगुलरली, कभी किसी ने, कोई पेरेंट ने, कोई ग्रैंड पेरेंट ने, कोई टीचर ने, कोई कलीग ने, किसी ने भी हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया। तो वो लोन सर्वाइवर की तरह मैं चलता रहा। तो डायरेक्ट कनेक्ट किसके साथ था? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ऑलमाइटी परमात्मा, सुपर नेचुरल पावर, जो भी उसको बोल सकते हैं, उनके थ्रू था। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जर्नी को इन्वेंट किया है, कॉपी कैट नहीं हूँ, किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला हूँ। जब आप इन्वेंट करते हो तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन से पता चलता है कि यार, जो चीज़ें आप इन सीख रहे हो, वो एक्चुअल में वो है जो गुरुओं ने गुरबाणी में बताई हैं। वो सही रास्ता है। उसी रास्ते पे चल के आप ज़िंदगी में एक्चुअल में कहीं पहुंच सकते हो। इसके अलावा जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो आप। मैं थोड़ा यहाँ पे डिकोटमी रखता हूँ। मेरे को लोग बोलते हैं कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड ओनली एंड ओनली टिल यू try to imbibe, learn, and live those things in your life. Otherwise, most of the time it is giving you intellect to just do debate. और लाइफ में आप खुद कुछ नहीं करते हो। डिबेट करने के लिए आपको नॉलेज बहुत तगड़ी दे देते हैं बुक्स। सो आप बेस्ट फ्रेंड अपना बनना चाहते हो तो लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए, ऑर्गेनिकली बढ़ते हुए, हार्ड वर्क करते हुए जब चलना शुरू करोगे तो सबके सामने उनकी लाइफ का पर्पस आ जाएगा। पर्पस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हो अपनी जर्नी में? क्योंकि आप सिख परिवार से आते हो और जैसा आपने कहा, मैं अपने आप को लोन सोल्जर या लोन वॉरियर मानता हूँ और उस तरह से मैंने अपनी जर्नी जी है। तो आप रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, गुरुद्वारा जाना एक रिलीजियस एक्ट है या फिर एक स्पिरिचुअल एक्ट है, कैसे समझते हो आप इसको? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, शुरुआत तो ये रिलीजियस एक्ट से ही हुई थी। मेरे हिसाब से शुरुआत हर एक की वहीं से हो सकती है, अनलेस यू आर रिजन सोल, जो बचपन से जो एक ज्ञान के साथ आए हो आप धरती को। बहुत ऐसे लोग हैं। ये तो आपको कहीं जाके, जैसे स्कूल जाते हैं ना, पढ़ते, स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता है तो पता चलता है कि ये है, ये है, ये है। मैथ्स को ऐसे पढ़ते हैं, इंग्लिश को ये बोलते हैं, हिंदी ये चीज़ होती है, साइंस ये चीज़ होती है। फिर जब आप ज़िंदगी जीना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्ट आते हैं, कहीं नहीं भी आते, कहीं पे आते हैं। एप्लीकेशन होता है बेसिकली। तो वहाँ से आपको समझ आती है। फिर जब उन चीज़ों को आप ज़िंदगी में जीते हो तो लगता है कि यार वाह, ये तरीका पता था
समझा भी था, लेकिन अभी मैं जी रहा हूँ तो मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि ये वही है। तो वो कनेक्ट तो रिलीजन से ही होता है, लेकिन अक्सर जो क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, more than majority of people, stay stuck in those things. They do not put their own, I would say, critical and analytical mind कि ये क्यों है, कैसे है। और अक्सर वो कई बार क्रिटिकल एनालिटिकल माइंड डालते भी हैं तो फिर वो जो डिफरेंट टर्म्स है ना, अथीस्ट, एंटी थीस्ट, पता नहीं वो सब चीज़ें बोलने शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से सब कुछ है। अगर कोई चीज़ कहीं पर दुनिया में किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन या बातचीत हो रही है तो वो होगी ही ना, तभी तो हो रहा है। किसी ने तो नॉलेज गेन करी होगी, हमें नहीं मालूम तो इसका मतलब नहीं थोड़ी है। लेकिन आप उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिटिकल एनालिसिस में जब तक नहीं जाओगे तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगी कि ये सही चीज़ क्या है। और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि रिलीजन एक तरह से एक टूल है जहाँ से आप शुरुआत करते हो, और स्पिरिचुअलिटी उसका एक क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस या एक एप्लीकेशन वाला क्या बोलेंगे, आउटपुट है एक तरह से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि रिलीजन, जिस चीज़ को आप रिलीजन बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में एक स्पिरिचुअलिटी ही है। लेकिन आप जब उससे कनेक्ट हो रहे हो तब आप डिफाइंड टर्म्स को समझ रहे हो। आप डिफाइंड टर्म्स में ही स्ट्रक रह जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप डिफाइंड टर्म्स को समझ के उसका असली तरीके को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आपको क्रिटिकल एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि यार ये बात अगर बताई गई है तो मे बी दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ दैट। इफ आई आस्क यू, मैं चलो सिख धर्म का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं शुरू में, मैं भी बड़ा वो था डॉगमेटिक टाइप, ऐसे वैसे, ये वो, यही होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे दिमाग में कई बार सवाल आता था कि मैं सिख हूँ, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मान लेते हैं बाकी सब धर्म बेकार हैं, सिख ही सिर्फ स्वर्ग जा सकता है, तो इसका मतलब जो अफ्रीका में बैठा हुआ है तो वो तो बेचारा किसी काम का नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है सिख क्या होता है। इज इट पॉसिबल? दुनिया में चलो सिख आलू और सरदार बहुत जगह पाए जाते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं हम आजकल। एंड आई टेक प्राइड इन शेयरिंग दिस बिकॉज हम एक तरीके से इतने एक्सेप्टेंस वाले जोवियल लोग हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी बोलते रहो आप, हमने तो अपना वो ग्रिड के साथ काम करना ही करना है। लेकिन उस अफ्रीकन की क्या गलती है? वो स्वर्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसकी एप्लीकेशन क्या, इट डजंट फिट्स। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट कि ओनली सिख कैन गो टू स्वर्ग इज नॉट करेक्ट। देन व्हाट इज करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट what has been told. Now for that you need to read those scriptures, not the by books and sub books and analytical assumed books by somebody else. उसमें उसकी थोड़ी सी आगे होगी बातचीत। मुझे पूरे 1430 पन्नों में गुरु ग्रंथ साहिब को मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश करी है, अगर मैं तरीके से पढ़ पाया हूँ। एक ही चीज़ समझ में आई है जिसको मैं एक लाइन में बता सकता हूँ, वो भी उनकी वाणी से समझ में आई है जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह तो उन्होंने कहा है कि साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये थोड़ी लिखा है, ये थोड़ी बोला है जिन सिख प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन हिंदू प्रेम कियो तिन ही, ये थोड़ी लिखा है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सिंपल स्टेटमेंट है, इजीली अंडरस्टूड है। तो why are you then defining it in your own different ways? Maybe you want to achieve something, I don't want to achieve something. I have understood it. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या प्रेम करने के लिए आपको पीला लिबास पहनना जरूरी है, क्या प्रेम करने के लिए आपको पहाड़ पे जाना जरूरी है। प्रेम किससे करना है? वो सारी चीजें जो आपके आसपास है, जो कुदरत ने बनाई है, उसको जब आप प्रेम की नजर से देखोगे तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। एक्सेप्ट करोगे बेसिकली। एग्जैक्टली। तो हमने एक्सेप्टेंस से ये कॉन्वर्जेशन शुरू की थी, और कहीं ना कहीं हर एक कॉन्वर्जेशन में एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन की तरह निकल कर आ रहा है। और एक्सेप्टेंस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है खुद की डिजायर्स पे कंट्रोल करना आना, और ये हर ग्रंथ में लिखा है।
डिज़ायर्स को फुलफिल करते रहोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीख की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आपको होती नज़र आएंगी। मेजर सिंह, आपने अपना पर्पस एक एडवर्सिटी के थ्रू डिस्कवर किया, फाइंड किया, इन्वेंट किया, आपको मिल गया, आपको समझ आ गया, जैसे भी हम इसे कहना चाहें। शायद अभी भी आप शायद बोल रहे हो, इतने साल काम करने के बाद, इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के उनकी लाइफ्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद, दैट इज योर ह्यूमिलिटी। लेकिन जो लोग इस पॉडकास्ट को अभी सुन रहे हैं, एक बहुत पॉपुलर कॉन्वर्जेशन है आजकल सबके माइंड में कि मेरे को मेरा पर्पस ढूंढना है, या मेरा पर्पस क्या है, या अगर मेरे काम में पर्पस नहीं मुझे फील होता तो मतलब मेरा काम बेकार का है। तो यंगस्टर जो हैं वो अपना पर्पस को कैसे ढूंढें? मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की भाषा में ऑर्गेनिक एक वर्ड है। जब आप ज़िंदगी को ऑर्गेनिकली जीना शुरू कर दोगे, बहना उसके साथ शुरू कर दोगे, कि जैसी ज़िंदगी आ रही है उसको गले लगाते रहो और उसके साथ बहते चले जाओ, तो फिर वही बात आ जा रही है। घूम फिर के बात थोड़ी सी ही होती है, किताबें जितनी मर्जी लिख लो उसके ऊपर आप। बात यही है कि गले लगाना सीखो, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना सीखो और मेहनत करके उस उन उन क्षमताओं में, उन परिस्थितियों में जीना सीखो। तो धीरे 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 ज़िंदगी आपको उस तरफ अपने आप ले जाती है जो आपका पर्पस है। लेकिन सर, पता कैसे चलता है कि मेरा पर्पस यही है? खुश रहना, कि खुशी मिलने लग जाती है। क्योंकि जब आप पर्पस, जैसा आपकी भी जर्नी रही है इतने सारे सालों की, आई एम श्योर एक कांस्टेंट जर्नी ऑफ खुशी या हैप्पीनेस किसी की भी नहीं होती है। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और बहुत सारे टाइम आपको सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, या मैं इसी के लिए बना हूँ, या कहीं मुझे इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं करना था, या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हूँ, या मैं किसी चीज को जो मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई उसे अपना पर्पस बोलकर किसी और चीज से भाग तो नहीं रहा हूँ। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी आते हैं ना, और बहुत सारे सक्सेस के हमारे मार्कर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने पर्पस में कितना सही जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। स्पेशली जब आप नहीं जा रहे होते हो, तो उस टाइम पे कैसे स्टिक रहे उस पर्पस से, पता कैसे चलेगा? यही तो इवॉल्व होना है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ शायद, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही हो, तो शायद किसी समझदार इंसान ने बोला है कि आपको कुछ भी नहीं पता चला है। ये सब लोग आज यही फाइंड आउट करना चाहते हैं। जितने लोग आज पर्पस की बात करते हैं, उनको आज ही ये चाहिए कि मुझे आज बता दो पर्पस होता क्या है, मैंने क्या बोला? कैसे पता दैट चलेगा। इज वाई द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो हमारे इस पॉइंट के ऊपर हुई थी, मैंने बोला ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक जो आजकल के लोग समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब है जो अपने आप होती है चीज़, नॉट दैट कि जो लाइक्स आपने पैसे देके खरीदे हैं। तो ये जो लोग इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं, उनको यहाँ पर ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि जो पर्पस है उसकी जर्नी में अपने अप्स एंड डाउन्स होंगे, और आपका काम है कि आप बस रुकना नहीं है, आपको चलते जाना, एग्जैक्टली। बहते जाना है। और उसके साथ हमने एक और चीज़ बात करी है, संयम, कंट्रोल। पर्पस को ऑर्गेनिकली आप जब ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, उस तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसको और आसान बना सकते हो जब आप अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना की कोशिश करोगे। मन जीते जग जीत, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। जब आप अपने हिसाब से, मैंने ऐसे अपने हिसाब से जीते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी उठ रहे हो, जब मर्जी खा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मैं तो यही कपड़ा पहनूंगा, मैं तो ये, आप कौन होते हो बोलने वाले। दिस इज़ नॉट अपने हिसाब से। अपने हिसाब से का मतलब होता है कि मुझे मालूम, हर एक इंसान को मालूम होता है कि ये सही है या गलत है। हर क्षण में मालूम होता है कि ये सही है कि गलत है। और जो लोग इतने लॉस्ट हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, आज एक वैसा कैटेगरी ऑफ यूथ भी हम देख रहे हैं जो शायद इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिकॉज इतनी सारी मैसेजिंग हमारे आसपास चल रही है। कुछ सोशल मीडिया से आती है, कुछ पेरेंट्स से आती है, कुछ पीयर्स से आती है, कुछ आपकी खुद के अंदर की डिज़ायर से आती है। इतनी सारी कांस्टेंट मैसेजिंग चल रही है कि आप थोड़े लॉस्ट हो। आपको कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा आइडिया है कि मुझे ये करना है, लेकिन इतनी सारी मैसेजिंग में आप फंसे हुए हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। वो ऐसे पॉडकास्ट को देख के कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे। इसीलिए हम भी ये पॉडकास्ट बना रहे हैं कि जो लोग लाइफ के इन क्वेश्चंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं मजे की आपकी बात स्टोरी ये के है थ्रू कि समझ हमारे वक्त में, मैंने ऐसे, हमारे वक्त में तब गूगल नहीं हुआ करता था, तब हमारे को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होता था, और जो रास्ते थे वो आसानी से मिलने के चांसेस भी तब होते थे जब थोड़ा बहुत ढूंढते तो मिल जाते थे। आज की डेट में आपके पास बहुत कुछ है,
और इसीलिए आप कंफ्यूज हो। अब उस बहुत कुछ में से जब आप ऑर्गेनिकली अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे, तब सही वक्त पे आपको ऐसा कोई पॉडकास्ट अपने आप नज़र आ जाएगा जो आपको हिट करेगा, जो आपको कॉन्शियसली इवैल्यूएट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगा, और आपको लगेगा कि यार शायद यही है। हो सकता है वो ये हो सकता है वो किसी और के लिए कुछ दूसरा हो। मेजर सिंह, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पीटीएसडी के बारे में भी आप बात करते हो, डिप्रेशन के बारे में आप बात करते हो। तो आपने अपनी लाइफ में पीटीएसडी को कैसे ओवरकम किया? इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से आती है? फौज की तैयारी जो होती है वो आपको फिजिकल पेन के लिए तो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत तरह की। क्या वहाँ पे इमोशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है? और पीटीएसडी और डिप्रेशन को आप कैसे देखते हो? कई जगह पे ना अवेयरनेस ना होना हेल्प करती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर को अगर पूछो ना, कई बार उनको, शायद बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको लगता है कि सारी बीमारियां उन्हें हो रखी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सिम्टम्स हैं तो ये होगा, ये सिम्टम्स हैं तो ये होगा। और जिसको नहीं मालूम वो सोचता है कि यार ठीक है, खांसी होगी थोड़ी बहुत ही, हो सकता है कुछ निमोनिया हो रखा हो उसको, लेकिन वो सोचे खांसी है कल ठीक हो जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है? आप अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि कुछ नहीं यार, सब ठीक ठाक है। somebody else who might not be impacted by any type of disease is giving the signal कि यार ओहो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो वहाँ से सिम्टम जब शुरू होते हैं तो वो फिजिकल बॉडी की तरफ आते हैं। तो मेरे केस में जब ये पीटीएसडी हुई थी, वो तो अवेयरनेस बाद में आई कि पीटीएसडी होती क्या है या ये पीटीएसडी है। अदरवाइज PTABCD कुछ भी नहीं मालूम था हमें। ये मालूम था कि दिस इज अ टसल बिटवीन द रियलिटी and the memory that I am a super fit guy, a commando trained, and the reality that I can't take 2 steps without a support because I am just using a लोहा लकड़ी चमड़े वाली प्रोस्थेटिक लेग। ये मुझे मालूम था। इस वॉर से निकल के आया हूँ, उसके जो इम्पैक्ट थे वो अलग थे, इमोशनल सेटबैक्स जो साथ में आए थे वो अलग थे। तो ये कॉन्कॉक्शन ऑफ थिंग्स थी, जिसमें जब आपको उम्मीद हुई कि इससे सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिली तो और दिल टूटा। तो ये सब कॉन्कॉक्शन था। फाइनली वो हेल्प क्या हुआ? फाइनली हेल्प वहीं हुई जहाँ पर हमको लगा कि यार अंदर जाके खुद को थोड़ा सा ढूंढते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने ही हेल्प करी। स्पिरिचुअलिटी ने जब वो पावर दी, खुद को रियलाइज करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, आंसर मिलने शुरू हुए, तो धीरे 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 ऑर्गेनिकली चलते चले गए और अचीव करते चले गए। तो पीटीएसडी डिप्रेशन की बात मैं इसीलिए करता हूँ बिकॉज इन चीज़ों के बारे में लोग डिस्कशन करते हुए, बात करते हुए कतराते हैं आज भी? आज भी। और आप बात कर रहे हो 25-26 साल पहले। जी, अभी तक सपोर्ट सिस्टम हमारा इतना बढ़िया नहीं है कि हम इनको ओपनली डिस्कस कर सकें। वन, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरा, जो इसके प्रोफेशनल हैं वो भी अभी उस दायरे से बाहर निकल के इसके बारे में सोच नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से अबाउट इट। इफ समबडी इज लिसनिंग टू मी, प्लीज डू इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग। एज ए पेशेंट आई एम टॉकिंग, एज ए, if I can say that as a patient, despite being a patient, as a achiever I am talking। वो दायरों से बंधे हुए हैं सबके सब, बुकिश नॉलेज से बंधे हुए हैं सबके सब। दे डू नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स जाके देख के कि ये हो क्यों रहा है। नाउ एज ए पेरेंट, व्हेन आई हैड गॉन टू psychiatrist as a parent also, along with my son is very mature, perhaps I sometimes feel कि मुझसे भी ज़्यादा मेच्योर है। उसकी सरकमस्टांसिस से उसने जो कुछ सीखा है, और जो मैं उसको इनपुट दे धीरे टाइमली देता रहा कि दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ नॉट रॉन्ग वाले एंगल से नहीं देखना है, एवरीबडी इज़ राइट एंड एवरीबडी इज़ रॉन्ग। वो अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से होता है। नॉट दैट कि दैट पर्सन लेफ्ट यू तो वो गलत है। वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है। बिकॉज मुझे उसकी रिलेशनशिप, उसके सारे सिनेरियो को भी एक पॉजिटिव इनपुट के साथ इम्बाइब करना जरूरी। तो जब मैं कभी ऐसी सिचुएशन में होता था कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, यू शुड हैव डन समथिंग बेटर। अब मेरे मेरे एफर्ट से जब लगता था कि ये नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो आई एट टाइम्स यूज टू थिंक यार चलो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। अब आपको मैं फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी एक जगह पे सक्सेस नहीं देख पाया, तो मेरे को कोई प्रोफेशनल के पास जाता तो वो क्या देखता था? एज ए पेरेंट आप चिंता कर रहे हो, कोई बात नहीं, फेलियर सक्सेस। और मैं बोलता था उसको कि भैया सुनो, मार्क्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में तो हम वैसे ही बात नहीं करते।
So I am not that type of a parent like you see otherwise. But his दायरा was restricted कि अगर पेरेंट आके बच्चे के बारे में बोल रहा है ऐसी बात, तो इसका मतलब ये स्टीरियोटिपिकली ABCD में फिट हो रहा है. वो ज्ञान बांट के मेरे को वापस भेज देता था. Nobody could help me. तो PTSD, डिप्रेशन, इमोशनल सेटबैक्स के बारे में मैं बातचीत ही इसलिए करता हूँ क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक आम चीज़ है, और इसको अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो जैसे मैंने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हैंडल किया, पॉसिबली आप भी कर सकते हैं. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, म्यूजिक थेरेपी, एंगेजिंग योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज, बिकॉज हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए. ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो उन चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही हैं. डाइवर्ट कर सकते हो, भूल नहीं सकते, डाइवर्ट कर सकते हो. धीरे धीरे डाइवर्ट करते रहोगे तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और आप पॉजिटिव अट्रैक्शन रास्ते पे चलना शुरू हो जाओगे. और अगर मैं सो कॉल्ड अचीवर हूँ और ये बोलता हूँ साथ में कि भैया मैं रोता भी हूँ, तो किसी को शायद ये आसानी से समझ में आ जाए कि रोना और अचीवर होना कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. मेल होना और रोना कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है. इट कैन बी फॉर अ सेम पर्सन. रोना अगर एक इमोशन है और नेचुरली गिवन इमोशन है तो व्हाई कांट यूज इट. अगर उससे मुझे मेरे टॉक्सिन्स रिलीज करने में हेल्प मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है. इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू की जेंडर कि उसके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए नहीं है. और आप तो सिर्फ नॉट जस्ट दैट मेल स्टीरियोटाइप, आप तो फौजी भी हो ना, आप तो वैसे ही नहीं रो सकते. एग्जैक्टली ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया. कई फौजी ऐसे स्टकअप हैं, ओ सिसी है, दिस इज अ टिपिकल वर्ड सिसी. इफ ही इज क्राइंग और इफ ही इज not able to handle the mental some level, then he is a sissy. मेंटल लेवल की बात कर रहे हो, मेंटल लेवल से ही अचीव करें ये सारे. यू ट्राई रनिंग विद वन लेग विद सो मच ऑफ वुंड्स ऑन 11,700 feet of altitude on a kacha road where you have fallen 7-8 times with a leg with which you know that you will get injured and injuries are there, bleeding is happening. Is it possible to do just physical level? It is possible only when you are mentally tough. मगर उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि रोना इज ओके. दीज आर स्टीरियोटिपिकल अप्रोचेज जो अभी तक स्टक है, चाहे वो रिलीजन से स्पिरिचुअल की तरफ का रास्ता हो, चाहे वो ये वाली बातचीत हो. जब तक लोग अपने दिमाग को एक्सपैंड करके उसके बारे में क्रिटिकली इवैल्यूएशन करते हुए, एनालाइज करते हुए सोचेंगे नहीं कि भैया ये क्यों है, तब तक समझ में नहीं आएगी. तब तक वो सिर्फ एक जनरेशन से पास करी हुई स्टेटमेंट को दूसरी जनरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं बगैर अपना दिमाग लगाए. मेजर सिंह, जो आर्मी वेटरन्स हैं, आई एम श्योर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, आप आर्मी वेटरन्स में आज उनके इमोशनल वुंड्स को देख पाते हो? मतलब जब कुछ आर्मी के वेटरन्स आप लोग बैठते हो साथ में, तो क्या आप इमोशनल वुंड्स की बातें करते हो? क्या आप इन टर्म्स आ पाते हो कि क्या क्या आपके साथ इमोशनली हुआ, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि सब ठीक है और सब चंगा ये सी? डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं हो पाती है कॉन्वर्जेशन? कम होता है. होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये कम होती है. क्या दो फौजी रिटायरमेंट के बाद जब वेटरन्स हो जाते हैं आपस में इमोशनल लेवल करते पे हैं बातें बात, कर हम पाते सब हैं? कुछ बात. मैं आपको एक बात बताऊं, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फौजी एक ऐसा दोस्त है, कोर्समेट एक ऐसा दोस्त है, रादर एक ऐसा भाई है जिसके साथ आप कभी भी बैठ के कुछ भी बात कर सकते हो. हालांकि मेरे को ऐसे भाइयों में से किसी एक भाई ने भी बैकस्टैब किया हुआ है, बट दैट्स फाइन. जो क्या बोलते हैं उसको, एब्रेजन्स हर जगह पे होते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ बैठ के कुछ भी दिल खोल के बात कर सकते हो और ये उम्मीद लगा सकते हो कि ये मेरे साथ खड़ा होगा. फिर उसमें रोना धोना कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या होता है, वाई डिड आई से कि ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जब आप कोर्समेट्स के साथ बैठ के या फौजियों के साथ बैठ के बात करते हो ना, तो आप एक, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, कि सिविलियन या फौजी वाले एंगल से जो सिविलियन का रोना धोना होता है ना, वो अलग तरीके का होता है. हमारा रोना धोना होता है कि हम लोग ना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को देख सकते हो, उसके बाद साथ में बैठ के वेंट आउट करके भूल सकते हैं उसको. वेंट आउट कर सकते हैं विदाउट इनिबिशंस. पर्दा डालने की जरूरत नहीं है.
जब आप किसी के साथ वेंट आउट कर सकते हो पर्दा डाले बगैर, तो आप खुले हो, आप नंगे हो, आपके पास कोई शर्म नहीं है, तो सारे ऐसे दर्द धुल जाते हैं। आ, हमने एपिसोड कारगिल वॉर की बात के साथ शुरू किया। आप कारगिल वॉर के हीरो हैं। एक और हीरो जो मेरे माइंड में मैं हीरो नहीं हूँ, सॉरी, मैं आपको चेक करना चाहूँगा। ये वर्ड जरूर अक्सर लोग यूज़ करते हैं कि आप कारगिल वॉर के हीरो हो। आई थिंक मेरी लाइफ की शुरुआत कारगिल वॉर से इंजर्ड होने के साथ हुई है। लेकिन अगर आप मेरे को पूछो कि आपने वॉर में क्या किया, तो मैंने कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़े। मेरे साथ के पता नहीं कितने अचीवर्स हैं, वो बहुत महान हैं। मैंने जो कुछ किया वो इंजर्ड होने के बाद की लाइफ में अचीव किया है, तो शायद वो शुरुआत है। और वैसे भी मैं सोल्जर कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगा, हीरो पसंद नहीं करूंगा वैसे ना। नॉट दैट कि इसे मेरे को कोई किसी वर्ड से कोई नफरत या प्यार नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट लगता ये है, स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ यूज हो आपके जाता लिए है, नहीं है, आम आम ये यूज उन हो जाता सभी लोगों के लिए है जो उस वॉर के बैटलफील्ड में उस वक्त थे। बिकॉज वो एक्ट ऑफ हीरोइज्म कहीं ना कहीं दिखाना, वो ब्रेवरी दिखाना, चाहे वो बाय द डिजाइन ऑफ सर्कमस्टांस है, है। वो किसी चाहे को कोई सिचुएशन ऑप्शन है मिली, वो नहीं है। करेक्ट। सोल्जर हर एक सेम है। किसी को कहीं पे सिचुएशन में क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी को अपॉर्चुनिटी बाद में मिलती है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। करेक्ट। अदरवाइज उसी सोल्जर को आप, क्योंकि उस वक्त भी कई सोल्जर तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए थे, जो वो कोई कम हीरो नहीं है कम हीरो नहीं। बैटलफील्ड वाले से, इज व्हाट यू आर सेइंग। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। लेकिन एक और नाम जो एज अ हीरो बहुत ज्यादा सुनने में आता है और हम सुना करते थे, इज कैप्टन विक्रम बत्रा। तो क्या मैं उसका कभी कोर्समेट हूँ। आप कैप्टन विक्रम बत्रा के कोर्समेट थे? तो हूँ। हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमने ट्रेनिंग इकट्ठी करी है। बत्रा बत्रा और मैं एक ही कोर्स के हैं, 101 रेगुलर के हैं। उनके बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट। वो उसी वॉर में शहीद हो गए, मार्टिर हो गए। और आज आर देयर मोमेंट्स व्हेन यू थिंक अबाउट हिम? एग्जैक्टली। सो देर आर फ्यू थिंग्स, जब हम कोर्समेट मिलते हैं वो आती हैं बातें। हमारे कोर्स के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 ऑफ देम आर नॉट देयर। दे आर नॉट दे देयर। आर नॉट देयर विद अस टुडे। बट वी मेक श्योर कि जब भी कोर्स गेट टुगेदर होता है, या जब भी हम मिलते हैं, या जब भी कोई भी एक फॉर्मल फंक्शन में डिनर या लंच कोई मील होता है, सो वी हैव अ चेयर और अ चेयर ऑन ईच टेबल विच इज kept इन for the ऑनर martyr, ऑफ द in the मार्टिर। honor of that person. उनकी फैमिलीज के साथ हम कनेक्टेड हैं, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। विशाल विशाल के साथ बाद में मैंने फिर उसका जुड़वा भाई विशाल, ही वॉज इन ICICI, उसके साथ भी मैंने सर्व करने का मेरे को मौका मिला बाद में। ही इज़ देयर इन चंडीगढ़ नाउ। तो हम मिलते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं। कोर्स की जो अब हमारे मेरे जो कोर्समेट है इस समय ब्रिगेडियर बन के इधर उधर कमांड कर रहे हैं, और अगले 3-4 साल में रिटायरमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज भी जब हम मिलते हैं तो 25 साल पहले, 26 साल पहले जो एकेडमी की बातें होती है, जो वो हमने पंगे किए, जो दंगे किए, जो वो बातें ना हो, या ट्रक की लिफ्ट की बात ना हो, वो समझ जाएंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, आप सब सुनने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगला जन्म मिलेंगे तब भी ट्रक की लिफ्ट की बात जरूर करेंगे। और ये क्या है ट्रक के लिफ्ट? हमको भी बता के जाइए। ट्रेनिंग हो रही होती है ना जब, तो आपको हर, जैसे IMA के अंदर 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हर टर्म को पास करने के लिए आपको एक एक तरीके का जो लास्ट टेस्ट होता है, उसमें आपको एक तरीके की वॉरफेयर के बारे में सीखना पड़ता है, वहाँ जाके रहना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट यू समहाउ डू एक्सफिल्ट्रेशन फ्रॉम द एनिमी साइड। तो वो कभी 50 किलोमीटर का पहाड़ों में होता है, कभी 70-80 किलोमीटर का जंगल में होता है। तो लास्ट वाला जो होता है, चिंडिट्स बोलते हैं उसको, थर्ड टर्म में, वो जंगल वॉरफेयर के बारे में होता है, जिसमें हमको ख़त्म करने के बाद 7 दिन के कैंप के बाद वापस अकेडमी पहुंचना होता है। दैट इज़ अराउंड 70-80 किलोमीटर्स ऑफ वॉक थ्रू आउट द नाइट, थ्रू द रिवर बेड्स एंड जंगल्स एंड ऑल। उसमें हमारी 12 कंपनियां थी, और 12 कंपनियों में से कुछ स्मार्ट लोग थे। उन्होंने बोला यार चल के क्या जाना, चलो ट्रक ले लेते हैं। ट्रक से लिफ्ट ले लेते हैं। तो किसी एक ने ले लिया, वो लोकलाइट था देहरादून वाला।
उसको जब देखा जाते हुए कंपनी को बाकियों ने, कि ये आइडिया बढ़िया है, तो हमारी 12 में से 5 कंपनियां ऐसी थी जो ट्रक में बैठ के आ रही थी। जो छोटे छोटे चीट कोड्स, पकड़े लेकिन गए। हाँ रगड़ा भी कैसे पकड़े तगड़ा गए? होता है वहां पे। देखो देखो, इसमें दो चीजें हैं। ट्रेनिंग में व्हेन यू आर इन एनिमी टेरिटरी, यू कांट से कि यार इस समय ना मेरे को बुखार हो रखा है, प्लीज मेरे को मारना मत। या अगर मैं जेंडर के एंगल से जाऊँ, मेरे पीरियड चल रहे हैं, प्लीज मेरे को तंग मत करना। लड़ाई में नहीं बोल सकते आप ऐसे, ठीक है ना? यू आर इक्वल, सोल्जर इज ए सोल्जर। इफ यू आर इन एनिमी टेरिटरी, यू कांट से कि यार मेरे को रेप मत कर, उसको रेप कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू एस्केप। एस्केप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे, क्या स्मार्टनेस है। तो हमने जो ट्रक लिया, रात को 1 बजे भट्टे के किसी बंदे को उठा के गांव में से कहीं से मैनेज करके आए, दैट्स समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सोल्जर। बट एथिकली दैट वाज नॉट करेक्ट। एथिकली यू आर नॉट सब, यू आर नॉट इन अ वॉर, हाँ, एक्चुअल वॉर। एथिकली यू आर नॉट सपोज टू डू दैट थिंग इन दैट टेस्ट। तो पकड़े गए। पकड़े गए, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि यहाँ गलती की है। अब एक्सेप्ट कर लिया गलती करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने वो रीरन किया 70-80 किलोमीटर का, फिर एक पनिशमेंट किया जो सेकंड टर्म में होता है, पहाड़ों में 50-60 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो पनिशमेंट के तौर पे गए। उसके बाद 30 दिन जो आखिरी के थे, उसमें हर रोज कोई ना कोई पनिशमेंट मिला करती थी। तो मतलब इट वाज अ फन। उन दिनों फन नहीं था, उन दिनों तो हम मतलब वी वर अनअवेयर कि अब क्या होना, फ्यूचर कहाँ है, रहेंगे, ऑफिसर बनेंगे या बाहर निकाल दिया जाएगा या रेलीगेट होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। सो इट वाज लाइक टोटली सस्पेंस फॉर 30 डेज एंड यू आर, सारी कंपनियां डिसबैंड होके मिक्स कर दी गई हैं। जो जो एक तरीके से अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो सीनियर होते थे बीच में से, जैसे क्लास मॉनिटर होता है ना, उन सबको डिसबैंड करके दूसरी में डाल दिया। पूरा रीशफलिंग हो गई थी, अननोन सस्पेंस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वी वर एंजॉइंग। व्हेन यू आर इन एन अननोन अरीना, यू आर एंजॉइंग। सो दैट वाज द मोमेंट जो बहुत रेयरली ट्रेनिंग में लोगों के साथ आता है। और हमारा 101 रेगुलर कोर्स इज फेमस फॉर दैट। मेजर सिंह, मेरे पास आखिरी दो सवाल हैं। एक तो आपने अपनी लाइफ की जर्नी के थ्रू हीलिंग को बहुत डीपली समझा है। आपने कहीं ना कहीं बीच में स्पिरिचुअलिटी की बात की, आपने कहीं ना कहीं बीच में अपनी अंदर इंटरनल शिफ्ट जो लेके है उसकी बात की। अगर आपको हीलिंग को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो तो हीलिंग क्या होगा? आपके मुताबिक हीलिंग की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से हील करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हील करना किस चीज़ को है, पहली बात तो। और वहाँ पे फिर से वही चीज़ आती है कि आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको दर्द हो रहा है। अब आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल हैं, जिसको आप रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं 2020 में मैं गुड़गांव से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैंने अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को करेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ के पोल्यूशन ने मेरी इंजरीज को ख़राब करना शुरू कर दिया था। तो चंडीगढ़ इज़ रिलेटिवली बेटर प्लेस, जहाँ पर आप नेचर के और थोड़ा और नज़दीक हो। तो आई शिफ्टेड। वहाँ पे मैंने रजिस्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया। हालांकि लोगों ने मुझे बोला आप मिनिस्ट्री से दूर हो, आप टीवी से दूर हो, इन सब चीज़ों में उस समय मेरा बहुत एक्सपोजर था। मैंने बोला अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो इनका मैंने एचआर डालना है। तो आपने क्या करा, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल किया, अपने अंदर करके सोचा कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है। इसके लिए जो बहुत सारी ल्यूक्रेटिव चीज़ें हैं उसको हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ज़िंदगी जीनी है, नोबडी एल्स विल कम। और ये चमक चौंध जो है थोड़े दिनों की है, उसके बाद आप अकेले हो। तो ये थोड़े से पता होना, पता हो के बाद करेक्शंस क्या कर सकते हो, बाहर वाले उनको करेक्ट करना, जिन चीज़ों को आप हटा सकते हो। अब मेरे को रिसेंटली पार्किंसन हो गया है। अब पार्किंसन में मुझे मालूम है कि मुझे स्ट्रेसेस दूर रखने हैं। तो जो ऐसे चीज़ें हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे स्ट्रेस हो सकता है, जो हटाए जा सकते हैं, उनसे मैं टच में नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं, उनसे बात नहीं भी करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उनको सत श्री अकाल बुला के खुश रख सकते हो तो बुला के ख़त्म करो। तो और ये वो चीज़ें हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हो। Then there are few things which you cannot remove, which you need to go inside and deep heal yourself. वो है जो आप एक्सेप्ट करके गले लगा। आप जैसे पार्किंसन को आप अगर हील करना चाहते हो, तो मैं इंटरनली अपने ब्रेन में जाके डोपामाइन जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ कोशिश ऑफ माई नाउ, कि मैं उस ब्रेन के पार्ट को जहाँ पर डोपामाइन बनना बंद हो गया है, जिसके कारण पार्किंसन हो रखी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटाऊं, इंटरनल फैक्टर्स को विद माई ओन मेंटल स्ट्रेंथ और जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है या जो कॉस्मोस की पावर, ये सब पॉसिबल है, उसके लिए कोशिश करूं कि वो रिवाइव अगर नहीं हो सकती तो कम से कम कांस्टेंट रहे।
ये भी बोलना गलत है मेरे हिसाब से कि रिवाइव नहीं हो सकती, हालांकि मैं सोचता हूँ कई बार कि नहीं हो सकती, मगर दिस इज़ वॉट जर्नी, दिस इज़ वॉट इवॉल्वमेंट इज़। कोशिश करते रहना ज़रूरी है। बस ये दो फैक्टर्स, एक्सटर्नल्स को आप हटा दो, इंटरनल्स को आप अपने तरीके से प्रोसेस में हील करो पॉजिटिव थिंकिंग से कि ये बेटर हो रहा है बाय द डे बाय द डे बाय द डे। सो दिस इज़ द वे यू कैन हील योर सेल्फ। आपने कुछ एक्सटर्नल, जैसा आपने कहा, फैक्टर्स को हटा दो, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस देते हैं या जिनके साथ बात करने के बिना आप ज़्यादा बेटर रहेंगे, उनको हटा दिया। कुछ ऐसे लोगों को आपने जोड़ भी लिया अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस को कम कर दें या फिर जो अगर अच्छा आपके साथ फील कराएं। एग्जैक्टली ऐसे लोग मिल रहे हैं, देखिए ये भी ऑर्गेनिक लाइफ है। चलते 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 सही वक्त पे सही लोग जुड़ते हैं, जो सही नहीं है वो हट जाते हैं। हम्म, जैसे बस की जर्नी है, कई बार आप चलते हो बस में, जो आपके साथ जो को पैसेंजर होता है उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर आप उतर गए तो आपके मोबाइल नंबर नहीं हुआ करते, तो बैठ के भूल गए उसको, लेकिन वो जर्नी अच्छी निकल गई। अब उसमें कई बार आपको लगता है कि यार वो दोबारा मिलना है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दूसरा मिल जाएगा। तो मेरी लाइफ भी हमेशा ऐसे रही, एक टापू से दूसरे टापू, दूसरे टापू से तीसरे टापू, इस पे कोई मिल गया, उसके साथ थोड़ी सी कनेक्शन के साथ टाइम हो गया पास, दूसरे कोई तीसरा मिल गया, चौथा मिल, धीरे धीरे कोई ना कोई ना कोई ऐसा साथी, ऐसा ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई एल्डर, ऐसा कोई कलीग, कोई ना कोई मिलता है, उसके साथ आप बहो जर्नी में और अच्छा महसूस करो। एक लास्ट सवाल जो मैं अपने सभी व्यूअर से पूछती हूँ। इस पॉडकास्ट में हमने आपकी लाइफ को डिकोड करने की कोशिश की, कारगिल के एंगल से समझने की कोशिश की, एडवर्सिटी, इंजरी, पेशेंस, फियर, करेज, बहुत बहुत कुछ है आपकी स्टोरी से सीखने के लिए। आखिर में आते आते एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, वो है उनकी सक्सेस की डेफिनेशन। एक बहुत यंग टीनेज लड़का जो एक छोटे से शहर में रह रहा है, पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहता है, वो किसी पर्टिकुलर तरीके से सक्सेस को देखता होगा। फिर वो अपना सबसे बड़ा सपना पा लेता है जो आर्मी में जाने का है। फिर वो किसी और तरीके से सक्सेस के सपने बुनता होगा। फिर एक ऐसी एडवर्सिटी हो जाती है जिसमें कारगिल वॉर में आप थे। उसके बाद वो अपने सपने को रिकैलिब्रेट करता होगा, शायद सक्सेस की डेफिनेशन को भी रिकैलिब्रेट करना पड़ता होगा। वहां से आज तक आते आते आप 51 ईयर्स के आप हो, तो कितनी बार सक्सेस की डेफिनेशन को रिकैलिब्रेट किया, और आज आप कैसे देखते हो, अगर आपको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो तो? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज इसी को इवॉल्व होना बोलते हैं। अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो, आपके लिए सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब या तो शुरू में ही संत बन चुके हो, या फिर आपको कुछ भी नहीं पता। ऐसा तो दोनों चीज़ बहुत रेयरली पॉसिबल होता है। तो अगर बदलाव आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव ही एक ज़िंदगी है। आज की डेट में मेरे लिए, अगर मैं अपने अपनी इस सिचुएशंस में जहाँ पे अब मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पे मुझे चोटों ने किसी एक ऐसे मुकाम पे ला दिया कि एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं। एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ के साथ साथ अब कंट्रोल करना चीज़ों को, जो प्रोग्रेशन है बीमारी का उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज की डेट में अगर मैं इन परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को खुश रख पा रहा हूँ, और फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव अपने लिए, अपनों के लिए या दुनिया के लिए कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बढ़िया सक्सेस है। और उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, अगर मैं रात को पीसफुल सो पा रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया सक्सेस है मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीका लाइफ को देखने का। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग नज़रिए कलेक्ट कर सकें, अलग अलग लोगों की एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उनकी जर्नीज़ के थ्रू। आई थिंक जो आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ के ऊपर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी सिर्फ एक नैरेटिव नहीं है या फिर एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश करते हैं हम चीज़ों को, वहाँ से नहीं आ रही है। एक्चुअली रियल लाइफ लिव्ड एग्जाम्पल, एवरी सिंगल डे उसको जीना और वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकाल के अगले दिन में जाना, दैट इज़ समथिंग आई थिंक वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और वो आज जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इसे देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत कुछ सीख रहे हैं आपकी जर्नी से। आई थिंक इस तरीके से जर्नी जीते जीते रहने से ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटफुली गिव अप नहीं करना है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ अपनी हर एक जो मेरा लेक्चर होता है उसको, उसकी जो लास्ट स्लाइड होती है वो मेरा यही कोट होता है, इफ़ यू विश टू गिव अप समथिंग, गिव अप गिविंग अप। तो गिव अप नहीं करना है, चलते जरूर रहना है। तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने, अगर आप मैं बोलूँ कि अगर मैं अचीव कर पाया ज़िंदगी में कुछ, वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं अनसेटल्ड था। जब मेरी शादी हुई, तो अगर मेरे
पार्टनर ने मेरे को उस समय वो प्यार और सपोर्ट दे दिया होता, उसकी गलती नहीं है, सॉरी, आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट, अगर उसने वो दे दिया होता तो शायद मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाता ज़िंदगी में, कंफर्ट में चले कुछ जाते। भी अचीव, बिकॉज आई एम वेरी होमली। मैं ऋषिकेश मुखर्जी का एक साइड हीरो हूँ, उसकी पिक्चरों टाइप, लेकिन मेरे को अचीव करने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी ऑलरेडी, तो अनसेटल करना जरूरी था। तो सही वक्त पे जब आप ऑर्गेनिकली बहते चले जाते हो, बहते चले जाते हो, तो आपको पता चलता है कि वो आपकी जो सो कॉल्ड छोटी मोटी जो डिज़ायर्स भी थी, वो भी इसलिए थी क्योंकि आपके वो स्क्रिप्ट में ये पॉइंट था कि ये दिमाग में आपके आनी चाहिए। देखिए, आपको पता होता है कि ये डिज़ायर्स ज़रूरी हैं, और ये डिज़ायर्स जो हैं ज़बरदस्ती की डिस्ट्रैक्शंस डाली हैं। हुई हैं, बिकॉज ऑफ इसने बोला कि आईफोन ज़रूरी है, उसने बोला तो भैया ये करना, पॉश की गाड़ी ज़रूरी है, उसने बोला कि भैया ये तो काम की नहीं है, बंगला होना चाहिए, कॉन्डोमोनियम होना चाहिए, ये सब ज़बरदस्ती की हैं। आखिर में रहना तो एक ही कमरे में, जाना तो स्विफ्ट ने भी एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन पे ही। फ़ोन कोई सा भी ले लो, आपने कॉल ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं करना जरूर। नीड और ग्रीड का फ़र्क पता होना जरूरी। ये मेरे बेटे ने एक दिन मेरे को बोला था, मैं यूएस में था, मैंने बोला बेटा क्या चाहिए तेरे को, कहता ये फुटबॉल के शू ला देना, ही लव्स फुटबॉल। मैंने ढूंढे, मिले नहीं। मैंने कहा एनीथिंग एल्स यू वांट, कहता नीड इज़ दिस मच, वांट इफ़ आई विल टेल यू। मैं कहा यार कमाल का बंदा है, इसको तो मैंने सिखाया नहीं कुछ ऐसा। मुझे मगर आप जब चलते रहते हो धीरे 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 धीरे, तो आपको वो जो नीड वाली चीज़ें हैं वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। लगता है पेरेंटिंग दो तरीके से होती है। एक तो आप बोल बोल कर क्या सिखा रहे हो, और आप जैसे हो वैसे रहने से आपका बच्चा वही क्या सीख रहा पेरेंटिंग है। होती है, बोल बोल के नहीं सिखा सकते। तो आई थिंक वो दूसरा वाला जो तरीका है, वहीं से आई एम श्योर आपके बेटे में भी वो क्वालिटीज आई हैं। अम, तो जब ये जर्नी ऐसे जीते रहते हैं, टुडे आई एम वेरी हैप्पीली री मैरिड अगेन। इसी हफ्ते आपकी शादी हुई है। मैं उसी चीज को इंडिकेट कर रही थी जब मैंने कहा कुछ नए लोग आपने अपनी लाइफ में जोड़ लिए हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच, ऑन द एंड आई मैरिज। एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि एक जो वो मेंटल हंगर होती है ना, आईक्यू के साथ मैच करने की, वो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिजिकल नीड्स, अदर नीड्स टाइमली चली जाती हैं, लेकिन जो ये इमोशनल और मेंटल नीड है, वो अगर रहे, आप कुछ भी कभी भी किसी के जैसे कोर्समेट के साथ कभी भी मिलकर कुछ भी बात कर सकते हैं, आप उनके सामने एक दूसरे के सामने बिल्कुल नंगे हो। ऐसी अगर अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल आप केयर फ्री नंगे हो, तो आपको किसी इनिबिशंस की या किसी मैनिपुलेशन की जरूरत ना हो, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा करना है, वैसा, उसको बुरा लगे। योर लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये सही वक्त पे ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप चलते रहते हैं, अपनी जर्नी से कमिटेड रहते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो सही चीज़ें सही टाइम पे हो जाती हैं। ऑन दैट नोट, मेजर सिंह, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, एंड आई thoroughly enjoyed it. God bless you, keep smiling, and all of you also keep smiling. जय हिंद। जय हिंद। आई एम श्योर आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। आज के इस एपिसोड में सबसे अच्छी बातें आपको क्या लगी, किससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाए? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी लाइफ के चैलेंजेस, अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज को भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, और मुझे पता चलता है कि मेरे लिसनर्स कैसे हैं, क्या चाहते हैं। उससे मुझे मदद मिलती है कि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स को आपके लिए और अच्छे से डिज़ाइन कर सकूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार इन दिस जर्नी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास वीकली अपडेट्स आते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इन कॉन्वर्जेशंस को, ताकि आप और भी लोगों को इंस्पायर कर सकें अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए। और आपके सपोर्ट से हम और भी बेहतर गेस्ट को हफ्ते दर हफ्ते आपके साथ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।